नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर में। तो चलिए आज का न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज से हम चालू करेंगे दोस्तों ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी आप सभी समझते हैं कि कितना अच्छा सब्जेक्ट है, कितना ज़्यादा वेटेज है एसएससी जेईई के एग्ज़ाम में। इसलिए इसको मैं डिटेल में कवर करने वाला हूँ और विद इन 16 to 70 आवर्स में इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो देखो दोस्तों, वाइड सिलेबस होने के कारण इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगना है, बट अगर आप प्रॉपर वीडियो को वॉच करते हैं, सभी लेक्चर्स को वॉच करते हैं और जो मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा उसको अच्छे से रिवाइज करते हैं तो गारंटी ले रहा हूं दोस्तों एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। क्योंकि जितनी भी मैं लेक्चर बनाता हूं उससे पहले दोस्तों 4 से 5 घंटे की मेहनत होती है पीडीएफ बनाने में। क्रॉस चेक करता हूं हर क्वेश्चन को, प्लस एसएससी जेईई के जो प्रीवियस ईयर है उनको देखता हूं, सीजीएल में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं उसको देखता हूं दोस्तों, आरआरबी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे उनको देखता हूं, प्लस जो रिसेंट में अभी एग्जाम हुए हैं उनमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इन सभी चीज़ों को देख के ही मैं पीडीएफ बनाता हूँ। तो बेफिक्र होकर पढ़ना, क्वेश्चन आपका 100% लगेगा। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमने आपके लिए नॉन टैग स्टार्ट किया है जिसमें हम आपको नॉन टैग कंप्लीट कराएंगे। देखो नॉन टैग के ये सभी सब्जेक्ट्स हैं आपके सामने जो कि हम कंप्लीट कराने वाले हैं। बायोलॉजी हमारा हो चुका है दोस्तों, केमिस्ट्री अभी 3 से 4 लेक्चर बचे हैं, फिजिक्स का हमारा कंप्लीट हो चुका है, पॉलिटी हमारा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब मैं आपको 2 सब्जेक्ट पैरेलल वे में चलाने वाला हूँ, ज्योग्राफी प्लस केमिस्ट्री। जैसे ही केमिस्ट्री कंप्लीट होगा उसके बाद हम ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री चला देंगे दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों इकोनॉमिक्स एंड देन करंट अफेयर कंप्यूटर को साथ में चलाएंगे और सेपरेट चलाएंगे दोस्तों रीजनिंग को। इस टाइप से आने वाले 50 डेज में आपका टोटल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप उसके बाद दोस्तों क्वेश्चंस लगा सकते हैं। प्लस मैं आपके जो लास्ट 15 ईयर के एसएससी जेईई प्लस 2 से 3 साल के सीजीएल एमटीएस ये सभी क्वेश्चंस कराने वाला हूं जिससे कि आपको एग्जाम में बेनिफिट मिल सके। तो अगर आप इनरोल करना चाहते हैं, क्योंकि टाइम कम बचा है, और अगर आप सोचेंगे कल करेंगे तो टाइम निकल जाएगा और उसके बाद फिर से आप अपना पहला वाला ही काम करेंगे कि लूसेंट से 2 से 3 दिन पढ़ के जा रहे हैं। क्वेश्चन कितने लग रहे हैं? 7 से 8, 8 से 10 या 10 से 15। ठीक है, इतने में काम नहीं चलने वाला है। आपने प्रॉपर वे में स्टडी करनी है। जितना ज़्यादा आप इम्पोर्टेंस नॉन टेक को देंगे उतने ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि आप टेक्निकल को इम्पोर्टेंस देते हैं बट नॉन टेक को आप इग्नोर कर देते हैं। तो आपने दोनों को बराबर इम्पोर्टेंस देना है। कम से कम 2 घंटे नॉन टेक पढ़ना है और कम से कम दोस्तों 6 से 7 घंटे टेक्निकल पढ़ना है, तभी जाके इस कम टाइम में आपका एग्ज़ाम क्रैक हो पाएगा। तो अगर आपने इनरोल करना है तो आप इनरोल कर सकते हैं। अब हमारी जितनी भी क्लासेस हैं दोस्तों वे आपको मिल जाएंगी हमारे कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप पे। आप उसको डाउनलोड करके वहाँ से पूरी डिटेल देख सकते हैं। मैंने आज सभी डेटा को वहाँ पे अपलोड कर दिया है और आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी वे आपको यूट्यूब पे भी मिलेगी, प्लस हमारे कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप पे मिलेगी। आपको मुझे पर्सनली मैसेज नहीं करना पड़ेगा रिगार्डिंग टू पीडीएफ। आपको सभी पीडीएफ वहाँ पे सेक्शन के नीचे पिन क्यू ही मिल जाएगी। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स या तो कॉपी कर सकते हैं उनको या फिर मोबाइल से ही उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और अगर आप मुझे मैसेज करना चाहते हैं तो मेरा नंबर आपको याद ही होगा 9568738917। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जो भी आपका मन करे, और इनरोल कर सकते हैं। या कोई भी आपने अपना डाउट क्लियर करना है रिगार्डिंग टू एसएससी जेईई एग्जाम तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे यूनिवर्स। देखो दोस्तों यूनिवर्स काफ़ी लेंथी है, तो यहाँ से हम सिर्फ और सिर्फ एसएससी जेईई में जो टॉपिक पूछा जाता है सिर्फ उसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम फादर ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के पिता किसको बोला जाता है? तो इस पे बहुत सारी डिबेट होती है, बट
जो एसएससी जेईई या सीजीएल में आंसर दिया है उसी की बात करूंगा। हिकेटियस को दोस्तों बोला जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी, और इनकी एक बुक है जेस पीरियड, ऐसे ही बन सकता है ऐसे भी, ठीक है। जेस पीरियड, इन्होंने इसमें दोस्तों डिस्क्राइब किया है अर्थ के बारे में, इसलिए हम बोलेंगे दोस्तों ज्योग्राफी के फादर किसको, हिकेटियस को, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। यूनिवर्स क्या है दोस्तों? देखो, जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें बहुत सारी चीजें, उसमें स्टार हैं, कॉमेट्स हैं, प्लैनेट हैं, ये सभी चीजें हमारे ब्रह्मांड में आती हैं, ठीक है। गैलेक्सीज हैं। तो इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको अच्छे से ध्यान से देखना दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी को ही दोस्तों बोला जाता है स्टडी ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों एसएससी जेईई में, आपने ध्यान रखना है कि मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स क्या है। यूनिवर्स में मौजूद सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, ये आपने बताना है। तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। हीलियम भी होता है वहां पे, बट सबसे अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कम से कम 71% पाया जाता है यूनिवर्स में। फिर बात करेंगे दोस्तों यूनिवर्स की शुरुआत कैसे, मतलब कि यूनिवर्स कैसे बना, ब्रह्मांड कैसे, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो यहाँ पे बहुत सारी थ्योरीज आती है। देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन बनता है दोस्तों जो कि सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है, उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है जिसकी मान्यता सबसे ज्यादा होती है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा बिग बैंग थ्योरी से, कई बार पूछा जा चुका है, और जितनी भी अदर थ्योरी है उनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, क्योंकि इसी को ज्यादा मान्यता दी गई, इसी को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई। बिग बैंग थ्योरी क्या है? ये माना गया दोस्तों कि जो हमारा ब्रह्मांड था या यूनिवर्स था वो एक बॉल की तरह था, डेंस पैकिंग थी, बिल्कुल इतनी डेंस पैकिंग कि जब इसमें विस्फोट हुआ तो ये पार्टिकल फैल गए, और फैलने के बाद इन्होंने निर्माण किया किसका, यूनिवर्स का। पहले कम फैले, धीरे 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 दूर होते गए दोस्तों, इनकी डिस्टेंस बढ़ती गई, और आप देखेंगे यूनिवर्स एक्सपैंड करता जा रहा है, यूनिवर्स एक्सपैंड करता जा रहा है। तो बिग बैंग थ्योरी से क्वेश्चन बनेगा कि इसको किसने दिया था, जॉर्ज लेमेथियर ने। जॉर्ज लेमेथियर ने दिया था दोस्तों बिग बैंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट। मेन कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स, पूछा जाएगा कि यूनिवर्स बनने का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है, आपने बताना है बिग बैंग थ्योरी। एक थ्योरी ये भी आती है बट ज्यादा पॉपुलर नहीं है, इसलिए बस आपने इसमें साइंटिस्ट का नाम ही ध्यान रखना है, थॉमस गोल्ड एंड हरमन बॉडी। स्टेडी स्टेट थ्योरी को दिया था थॉमस गोल्ड एंड हरमन बॉडी ने, ठीक है, ध्यान रखना आपने। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहां पे आता है एक ब्लैक होल। देखो दोस्तों ब्लैक होल मतलब एक काला होल है। ये काला होल मतलब ब्लैक होल क्या है, ये कुछ इस टाइप का है दोस्तों कि इसमें बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, इतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स आप इसमें अगर अपनी अर्थ को भी डाल देंगे तो वो भी कभी बाहर नहीं निकल सकती है, इसका बहुत ही ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी दोस्तों जोहन मिचेल ने। ध्यान रखना आपने, ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट या इसकी खोज किसने की थी, ये की थी जोहन मिचेल ने। चलिए आगे चलते हैं। एज ऑफ यूनिवर्स बताना है आपने, अब तक का कितना मतलब कि एज हो चुका है यूनिवर्स का, तो यह है दोस्तों 13.7 बिलियन ईयर ओल्ड, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे सेलेस्टियल बॉडी की। तो जितनी भी हेवनली बॉडीज होती हैं जैसे कि दोस्तों स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्टेरॉइड, मीटरोर्स, कॉमेट्स, ये सभी क्या है दोस्तों, ये सेलेस्टियल बॉडी बोली जाती है, ठीक है। इनको एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने सभी चीजों को पढ़ना है, शॉर्ट में पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन पूछा जाता है सिर्फ उसी पॉइंट को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, कन्वेंशनल प्लैनेट किसको बोला जाता है, कन्वेंशनल प्लैनेट किसको बोला जाता है। तो देखो दोस्तों ऐसे प्लैनेट जो रोटेट करते हैं सन के चारों तरफ,
मतलब कि सन के अराउंड रोटेट करते हैं, तो उनको हम कन्वेंशनल प्लैनेट की कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है, दे हैव इनफ मास एंड बिकॉज ऑफ विच ग्रेविटेशनल पुल बिकम सो डोमिनेट, मतलब उनके पास दोस्तों इनफ मास होना चाहिए जिससे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डोमिनेट हो सके। जैसे कि अर्थ है हमारी, अर्थ के पास इनफ मास है, तो इसके पास इनफ क्या है दोस्तों, इनफ ग्रेविटेशनल फोर्स है। शेप ऑफ बॉडी आर कंसिडर्ड टू बी स्फेरिकल, और उनकी बॉडी कैसी होनी चाहिए दोस्तों, शेप कैसी होनी चाहिए, स्फेरिकल। वन सेलेस्टियल बॉडी डज नॉट इंटरसेक्ट द रिवॉल्विंग ऑर्बिट ऑफ अदर सेलेस्टियल बॉडी, मतलब ये हमारा अर्थ है और ये दोस्तों वीनस है, यहाँ पे सन है, ये इसके चारों ओर घूम रहा है, तो जो इसका ऑर्बिट है और इसका ऑर्बिट है ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए। ये इसका अपना अलग ऑर्बिट होगा और वीनस का अपना अलग ऑर्बिट होगा। ठीक है, तो ऐसे प्लैनेट को बोलेंगे कन्वेंशनल प्लैनेट। क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने ध्यान रखना है। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों, पहले क्या था, पहले प्लूटो भी कन्वेंशनल प्लैनेट का पार्ट था, बट इसको हटा दिया गया दोस्तों और इसको बना दिया गया ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है, बोने ग्रे। यहां पे लिखा है प्लूटो डज नॉट फॉलो ऑल रिक्वायरमेंट्स हेंस इट इज ए ड्वार्फ प्लैनेट। क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने ध्यान रखना है। हमारे पास टोटल कन्वेंशनल प्लैनेट है 8, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, एक बार मैं पानी पी लेता हूं। हम यहाँ पे दोस्तों ऑर्डर देखने वाले हैं प्लैनेट का। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सन, सन से दूरी के रेस्पेक्ट में बात करेंगे कि कोई कितना दूर है। इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहता हूं, उस इमेज की हेल्प से आप सभी चीजों को समझ सकते हैं। देखो ये हमारा सन है, सन के सबसे करीब है दोस्तों मरकरी। मरकरी का ऑर्बिट ये है, ये इस टाइप से रिवॉल्व करती है दोस्तों। ठीक है, ये मरकरी का ऑर्बिट है। ये है दोस्तों विनस। विनस और मरकरी के ऑर्बिट में काफी डिफरेंस है। ठीक है, डिस्टेंस काफी है, तो ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। फिर है दोस्तों अर्थ, फिर है यहाँ पे मून, ये मार्स। मून तो पार्ट नहीं है हमारा, ठीक है, ये तो एक सैटेलाइट है, ये प्लैनेट नहीं है। फिर है दोस्तों जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। तो ये हमारे पास 8 टाइप के प्लैनेट हैं। एक मरकरी, दूसरा वीनस, तीसरा अर्थ, चौथा मार्स एंड 5th नंबर पे जुपिटर, 6 सैटर्न, यूरेनस एंड 8 नेपच्यून। ध्यान रखना आपने। चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो हम देख रहे हैं दोस्तों कि सन से कितनी डिस्टेंस है। तो अगर बात करें सबसे कम डिस्टेंस सन से है मरकरी की, तो सबसे पहला आ जाएगा मरकरी, उसके बाद विनस है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है एंड नेपच्यून है। अब देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, ट्रिक पर मत जाना, बस एक बार डायग्राम देख लेना, कॉपी हो जाएगा आपके माइंड में। आपको डायग्राम से ही याद करना है। मैं यहाँ पे दोस्तों आपको डायग्राम की हेल्प से बहुत सारी चीजें समझाने वाला हूँ, तो डायग्राम को ही देख के आपने याद करना है, क्योंकि जब आप किस चीज को फेस टू फेस देख लेते हैं तो उसको भूलने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। ठीक है, ट्रिक आप भूल जाएंगे। चलिए बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। अर्थ से डिस्टेंस किसकी ज्यादा है, मतलब ऑर्डर देखने वाले हैं अर्थ से। ठीक है, तो देखो सबसे पहले है विनस। विनस और अर्थ में सबसे कम दूरी है एज कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हैं, देखो ये हमारी अर्थ है और ये है दोस्तों विनस, ये है मार्स। आपने ध्यान रखना है विनस अर्थ के करीब है जबकि मार्स अर्थ से दूर है एज कंपेयर टू विनस। ठीक है, तो यहां पे चलिए बात करते हैं अपना टॉपिक के ऊपर। फिर है दोस्तों मरकरी, वहां पे हमने देखा। फिर है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब बात करेंगे दोस्तों साइज, किसका साइज ज्यादा है। तो देखो
जुपिटर, ये मैंने दोस्तों ऐसे करना था, इसको मैं करेक्ट कर लूंगा क्योंकि मैं इसको किसमें बताने वाला, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये सभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे, ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ध्यान रखना है सबसे बड़ा साइज है जुपिटर का। दूसरे नंबर पे आता है, इसको नंबरिंग कर लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 एंड 8। तो देखो सबसे बड़ा है जुपिटर, बृहस्पति बोलते हैं जिसको हिंदी में। फिर है दोस्तों शनि, जिसको हम बोलते हैं सैटर्न। उसके बाद यूरेनस है, फिर है नेपच्यून, फिर है दोस्तों अर्थ। तो अगर अर्थ की बात की जाए तो पूछा जाता है कि अर्थ का साइज का नंबर आपने बताना है कि किस कैटेगरी में आता है या किस प्लेस पे आता है। तो आपने बताना है इसका साइज है दोस्तों 5th नंबर पे, ठीक है। विनस, मार्स एंड मरकरी। सबसे छोटा है मरकरी और सबसे बड़ा है जुपिटर। सबसे छोटा कौन है, मरकरी है, और सबसे बड़ा है दोस्तों जुपिटर। ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, यहां से भी क्वेश्चन बना है। अर्थ हैज हाईएस्ट डेंसिटी वाइल सैटर्न इज लोवेस्ट। तो देखो अर्थ का सबसे ज्यादा घनत्व होता है, ये सबसे ज्यादा घनी है दोस्तों, मतलब कि इसकी सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है, ठीक है। और सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है, सैटर्न की होती है। कारण क्या है, ये एक गैस का बना हुआ गोला है दोस्तों, ये एक गैस का बना हुआ प्लैनेट है, ठीक है। तो गैसियस प्लैनेट आपसे पूछा जाए तो कौन है, सैटर्न है, जिसको मैं आगे आपको बताने वाला हूं। हैवी, अगर मैं बोलूं दोस्तों हैवीएस्ट की, तो हैवीएस्ट कौन है, जुपिटर। सबसे भारी है जुपिटर क्योंकि आकार बहुत बड़ा है, पृथ्वी से तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है दोस्तों, ठीक है। तो डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि वो हैवीएस्ट हो जाएगा। अगर मैं साइज को कांस्टेंट लेके चलूं तब तो डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा भारी होगा और जिसकी कम होगी वो कम भारी होगा। बट अगर साइज बड़ा है तो जाहिर सी बात है जुपिटर ज्यादा भारी होने वाला है, और सबसे हल्का है दोस्तों सैटर्न, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब जानेंगे दोस्तों गैलेक्सी के बारे में। तो देखो गैलेक्सी क्या होती है, गैलेक्सी होती है दोस्तों ए लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है, जिसको मंदाकिनी बोलते हैं हिंदी में। गैलेक्सी में दोस्तों बहुत सारे स्टार होते हैं, उनसे मिलकर बनती है गैलेक्सी। अब यहां पे दोस्तों पूछा जाता है कि कितने स्टार होते हैं गैलेक्सी में, तो एक यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सी होती है ये पूछा जाता है। तो ये आपने बताना है देयर आर 100 बिलियन गैलेक्सी इन यूनिवर्स। अब देखो यूनिवर्स कितना बड़ा है, हमारी गैलेक्सी बहुत बड़ी है और इससे भी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज हैं, इससे भी बहुत बड़ी बड़ी गैलेक्सीज हैं, और ऐसी गैलेक्सीज दोस्तों 100 बिलियन हैं। आप आइडिया लगा सकते हैं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। अवर गैलेक्सी इज मिल्की वे और आकाशगंगा। हमारी जो गैलेक्सी या मंदाकिनी का नाम है वो है मिल्की वे, और या इसको बोलते हैं आकाशगंगा, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे आकाशगंगा और इंग्लिश में बोलेंगे मिल्की वे। सैगिटेरियस इज ए ब्लैक होल प्रेजेंट इन कोर ऑफ मिल्की वे। तो देखो दोस्तों जो मिल्की वे है उसके कोर में, मतलब सेंटर में एक ब्लैक होल है जिसका नाम है सैगिटेरियस, और ये अभी डिस्कवर हुआ है दोस्तों, इसलिए ये पूछा जा सकता है। चलिए बात करते हैं मिल्की वे को किसने डिस्कवर किया। तो इसको डिस्कवर किया था दोस्तों गैलीलियो ने। ये तो इंपॉर्टेंट है, यहां से तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैलीलियो ने मिल्की वे को डिस्कवर किया था, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे दोस्तों, यहां पे लिखा है ओरियन नेबुला इज द कोल्डेस्ट ग्रुप ऑफ स्टार इन मिल्की वे। ये आपको सॉल्यूशन में मिल जाएगा कि जो ओरियन नेबुला है ये ग्रुप है किसका दोस्तों, स्टार्स का। ये सबसे ठंडा ग्रुप है स्टार का, ठीक है। किसमें, मिल्की वे में। ध्यान रखना है आपने। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि दोस्तों एंड्रोमेडा एक गैलेक्सी का नाम है जो कि हमारी सबसे पड़ोसी, मतलब सबसे करीबी गैलेक्सी है हमारी, मतलब मिल्की वे। मिल्की वे के सबसे करीब गैलेक्सी कौन सी है, एंड्रोमेडा। ध्यान रखना आपने। रिसेंट गैलेक्सी जो अभी डिस्कवर हुई है दोस्तों 2021 और 22 में, ये अभी रिसेंट है, ये आपको बुक में नहीं मिलेगी, तो ध्यान रखना आपने। लाइट चली गई है, कोई बात नहीं। तो
तो आपने ध्यान रखना है इसका नाम HD1। पूछा जाएगा कि किस देश ने इसको डिस्कवर किया, तो ये किया था जापान ने, और जिसका नाम था दोस्तों यूची हैरिकेन। यूची हैरिकेन ने HD1 गैलेक्सी को डिस्कवर किया, और इससे पहले सबसे रिसेंट गैलेक्सी थी दोस्तों ड्वार्फ गैलेक्सी। ध्यान रखना आपने, ड्वार्फ गैलेक्सी। अगर क्वेश्चन में HD1 नहीं है तो आपने आंख बंद करके दोस्तों ड्वार्फ गैलेक्सी लगा, मतलब आंख मत बंद करना, ठीक है, मतलब आपने फिर डायरेक्ट ड्वार्फ गैलेक्सी आंसर करना है। ये है हमारा दोस्तों सोलर सिस्टम। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सभी प्लैनेट आपको बता रखे हैं, और अगर आपको अच्छे से देखना है तो देखो ये है दोस्तों छोटा सा, बहुत छोटा है मरकरी। यहाँ पे आपको साइज भी पता चल जाएगा, प्लस सन से कितनी डिस्टेंस पे है वो भी पता चल जाएगा। ये है मरकरी, सेकंड नंबर पे वीनस है, फिर अर्थ है दोस्तों, ये मार्स है देखो छोटा है, अर्थ से छोटा है। जुपिटर देखो बहुत बड़ा है, सैटर्न करीब करीब जुपिटर के आकार का है, यूरेनस ये है दोस्तों, और नेपच्यून ये है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, बात करेंगे सन की, सूरज की, दी सन। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या पॉइंट यहां से पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट पूछा जाएगा दोस्तों, रेडियस ऑफ सन एज कंपेयर टू अर्थ। अर्थ के रेस्पेक्ट में सन की कितनी रेडियस है, तो आपने बताना है दोस्तों 100 टाइम। जो सन की रेडियस है वो 100 टाइम है दोस्तों, किससे, अर्थ के रेडियस से। अब आपने बताना है कमेंट बॉक्स में अर्थ का रेडियस कितना है। चलिए बात कर लेते हैं, 6370 किलोमीटर। ठीक है, सर्वे में पढ़ते हैं तो आपको पता होगा। एज कितनी है दोस्तों सन की, ये है 5 बिलियन। और एस्टिमेटेड टोटल एज की बात की जाए, मतलब आगे आने वाली एज की बात की जाए, तो ये टोटल एज है दोस्तों 10 बिलियन, मतलब अभी 5 बिलियन तक और सूरज हमको प्रकाश देता रहेगा। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों सन में सबसे अबेंडेंट मात्रा में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो यह है हाइड्रोजन, और फिर है दोस्तों 28% हीलियम, और अदर्स हैं जितने भी रिमेनिंग हैं उनको नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा अबेंडेंट मतलब कि प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन, और फिर है दोस्तों हीलियम। और यही मिलते हैं दोस्तों, और यहाँ पे किसका निर्माण करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं दोस्तों एनर्जी का, इन्हीं से एनर्जी मिलती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों, द सरफेस ऑफ सन कॉल्ड फोटोस्फीयर। सन की सरफेस को हम फोटोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, इज एट ए टेम्परेचर ऑफ अबाउट 6000 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सन की सरफेस को क्या बोला जाता है, तो आपने बताना है फोटोस्फीयर। ठीक है, जिससे प्रकाश मिलता है, और इसका टेम्परेचर दोस्तों 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो देखो कितना ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए बात करें दोस्तों, द लोअर रीजन ऑफ सन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द क्रोमोस्फेयर। जो सन का लोअर रीजन होता है, लोअर रीजन उसको बोलते हैं दोस्तों क्रोमोस्फेयर, और ये रेड कलर का होता है। ड्यूरिंग टोटल स्क्लिप ओनली कोरोना विल बी विजिबल। देखो जब सूर्य ग्रहण पड़ता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण, ठीक है, तो उस टाइम जो हमको सूरज की रोशनी दिखाई देती है, वो कौन सा पार्ट है सूरज का, वो कोरोना है। कोरोना दोस्तों सबसे आउटर है, सबसे आउटर लेयर है कोरोना। द आउटर मोस्ट रीजन ऑफ द सन एटमोस्फेयर इज कोरोना, जो कि रेडिएट करता है एक्सरे, जो कि क्या रेडिएट करता है, एक्सरे। अब यहां पे हम बात करेंगे टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच अर्थ। ये कितना है, 8 मिनट 16.6 सेकेंड। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, वहां पे था दोस्तों 8 मिनट 3 सेकेंड, ये वहां पे बिल्कुल एक्यूरेट था, 8.3 मिनट। इसको सेकेंड नहीं बोलेंगे, 8.3 मिनट, ये वहां पे आंसर एक्यूरेट बोला गया था। तो आपने ध्यान रखना है, दोनों मैंने बता दिया है। अगर फ्रैक्शन में पूछता है तो आपने 8 मिनट 16.6 सेकेंड आंसर करना है, और अगर टोटल पूछता है तो 8.3 मिनट आपने आंसर करना है। टेम्परेचर ऑफ सन स्पॉट इज
1500 डिग्री सेल्सियस लेस देन सरफेस टेम्परेचर। तो देखो जो सन होता है उसकी सरफेस पे कुछ स्पॉट्स होते हैं दोस्तों, धब्बे होते हैं, और उनका टेम्परेचर उसके आसपास के टेम्परेचर से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। और ये जो सन के स्पॉट्स हैं दोस्तों, इनमें सबसे ज्यादा ग्रेविटी होती है, सबसे ज्यादा ग्रेविटी होती है लाइक ए ब्लैक होल, लाइक ए ब्लैक होल। और इनका टाइम पीरियड होता है दोस्तों 22 ईयर, मतलब 22 साल का इनका पूरा टाइम पीरियड होता है। 11 साल तक ये बढ़ते हैं और 11 साल तक ये घटते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों अरोरा बोरियालिस। अरोरा बोरियालिस क्या है दोस्तों? देखो, जो हमारे अर्थ के, समझना दोस्तों, अर्थ के बात कर रहा हूं मैं, अर्थ का जो नॉर्थ रीजन है या नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, वहां पे हमको कुछ लाइटिंग दिखाई देती है, लाइटिंग दिखाई देती है। वो क्यों दिखाई देती है दोस्तों? क्योंकि जो सन है, सन से आने वाली रेज है, ठीक है, तो वे पार्टिकल से टकराती है दोस्तों, और वहां पे एक टाइप का दोस्तों कुछ ज्वाला टाइप का वहां पे प्रोड्यूस करती है। उसी को बोलते हैं सन लाइट या सन स्टॉर्म। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, सन स्टॉर्म। तो ये नाम पूछा जाता है इसका कि अगर नॉर्दर्न रीजन में है सन स्टॉर्म तो उसको क्या बोला जाएगा? अरोरा बोरियालिस। ठीक है, और अगर ये दोस्तों साउदर्न रीजन में है तो इसको बोला जाएगा अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। अब आगे चलेंगे, बात करते हैं दोस्तों। देखो, सन को मैं दिखाने वाला हूं, मैंने यहां पे ऐड नहीं किया। नेक्स्ट लेक्चर में आपको सन का पूरा इमेज दिखा दूंगा, उसका एटमॉस्फेयर मतलब उसके चारों ओर की लेयर्स दिखाऊंगा, जो मैंने आपको फोटोस्फीयर बोला, कोरोना बोला। ठीक है, ये सभी लेयर्स मैं वहां पे दिखाने वाला हूं, और वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी लेयर सबसे पहले आती है, कौन सी लेयर सबसे बाद में आती है। चलिए बात करते हैं दोस्तों, नोट प्लेनेटरी मोशन वॉज गिवन बाय केपलर। मतलब जो प्लेनेट सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, अपनी एक्सिस पे रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये दिया था दोस्तों केपलर ने। ठीक है, मैंने फिजिक्स में इसके लॉज पढ़ा रखे हैं, कौन कौन से लॉज हैं दोस्तों, वे आप फिजिक्स में जाके देख सकते हैं, वहां पे मैंने बता रखा है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपने बताना है कि प्लेनेटरी मोशन दिया था केपलर ने। चलिए बात करते हैं इनर और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। इनर और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, देखो ऊपर मैं दिखाने वाला हूं आपको, आप अपने आप ही बता देंगे। देखो, इनर और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट ये है, और ये है दोस्तों आउटर या जोवियन प्लैनेट। ठीक है, जो अंदर की टाइप है, अंदर की साइड है, उनको बोलेंगे इनर, और जो बाहर की साइड है उनको बोलेंगे दोस्तों आउटर। तो यहां से आप देख सकते हैं, याद कुछ भी नहीं करना आपने, बस डायग्राम देख लेना है, याद हो जाएगा अपने आप। तो देखो दोस्तों, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है और मार्स है। ये है इनर और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। जोवन और आउटर प्लैनेट है दोस्तों जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। गर्मी बहुत है, लाइट चली गई थी तो पसीना ही पसीना आ रहा है, कोई नहीं, लास्ट हो चुका है। तो दोस्तों जोवियन और आउटर प्लैनेट है आपके जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। फिर है दोस्तों ड्वार्फ प्लैनेट, ड्वार्फ मतलब बोने, ठीक है, बोने मतलब प्लूटो, चेरोन, सेरस और यूबी 313। तो ये चार आपने ध्यान रखने हैं। मोस्टली प्लूटो से क्वेश्चन पूछा जाता है, बट आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों इन चारों से। तो ये चारों आपने ध्यान रखने हैं, प्लूटो, चेरोन, सेरस एंड यूबी 313। अब देखो दोस्तों, ये कंप्लीट हो चुका है। मैं आपके साथ कुछ डिस्कशन करना चाहता हूं। जो आपका एग्जाम होने वाला है नवंबर 2022 में, इसके लिए आपने कैसे प्रिपेयर करना है। टेक्निकल की बात करें तो जिस बंदे ने 3 से 4 बार एग्जाम दे रखा है उसको एक्सपीरियंस हो चुका होगा, उसको बताने की कोई भी नीड नहीं है। और अगर फिर भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो दोस्तों सुन लेना एक बार क्या क्या चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले अभी कोई भी न्यू सब्जेक्ट पढ़ना बंद कर दीजिए, क्योंकि न्यू सब्जेक्ट पढ़ने का मतलब है आपके कम से कम बता रहा हूँ 60 से 70 घंटे जाने वाले हैं उसमें।
इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप 60 से 70 घंटे किसी एक सब्जेक्ट में देंगे। आपको पढ़ना है तो आपने अपने पास से पढ़ना है, नोट्स लेने हैं और उससे पढ़ना है, कहीं पर भी आपने उसको पढ़ने नहीं जाना है। ठीक है, हम मैराथन क्लास चलाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं 10-10 घंटे में पूरा नॉन टेक आपको टेक्निकल का एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट करेंगे और आप वहाँ से देख सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बट 60 से 70 या 80 घंटे पढ़ने मत जाना, आपका टाइम ही वेस्ट होगा। क्वेश्चन कहाँ से लगने हैं वो आपको पता है, मुझे पता है। क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही बेसिक पूछे जाते हैं। तो देखो जैसे कि इन्वायरमेंट, अगर आपने अभी तक नहीं किया है इन्वायरमेंट तो आप स्किप कर सकते हैं, और अगर आप करना चाहते हैं तो आप प्रीवियस ईयर के जो भी एग्जाम्स हुए हैं उनको देख लेना कि किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा करने से अगर 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपके 4 लग रहे हैं 7-8 घंटे पढ़ने से ही, तो इनफ है। ठीक है, आपने 2 क्वेश्चन के लिए अपने 70 से 80 घंटे बर्बाद नहीं करने। ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट क्या है, बहुत ही वाइड है। सॉइल ये सभी आप पढ़ते हैं, कॉलेज में ही पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट आप कॉलेज में स्किप कर देते हैं। ठीक है, और फिर रिमेनिंग जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको रिवीजन के साथ साथ में आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलें। जितना भी आप रिवाइज कर रहे हैं उनको शॉर्ट नोट्स बनाते चलें। शॉर्ट नोट्स बनाने का मतलब थ्योरी लिखना नहीं होता है दोस्तों, की पॉइंट लिखना होता है। इस टाइप से की पॉइंट लिखना है कि थ्योरी के टच में रहे, थ्योरी के भी आप टच में रहें। ठीक है, तो वो आपको सोचना है कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने का एक तरीका होता है, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। अपने कुछ इस टाइप के बनाने हैं कि आपने अगर ए लिखा तो उसके चारों ओर जितने पॉइंट्स हैं वे आपके याद हो जाए। ठीक है, और इम्पोर्टेंट सभी चीज़ें उसमें आपकी होनी चाहिए। तो कम से कम एक सब्जेक्ट अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपके ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 पेज लगेंगे। A4 साइज 5 से 6 पेज लगने हैं और आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी टाइप से दोस्तों आपने टोटल टेक्निकल के नोट्स बनाने हैं रिवीजन के साथ साथ, और उसके बाद दोस्तों रिवीजन करना है। कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन करना है, तभी दोस्तों आपने MCQ लगाना है। MCQ अभी से मत लगाना, क्योंकि MCQ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनते हैं। आपने देखा होगा कि रिसेंट एग्जाम दिया है तो कोई सी बुक, जितनी भी बुक है MCQ की मार्केट में, वहाँ से क्वेश्चन नहीं लगते हैं। वो पहले ज़माने थे कि क्वेश्चन लग जाते थे MCQ से, बट अब नहीं लगते हैं। अब थ्योरी के बीच से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपने प्रायोरिटी देनी है थ्योरी को और शॉर्ट नोट्स बनाते चलना है, आपका टेक्निकल कंप्लीट हो जाएगा। नॉन टेक हम आपको करा रहे हैं, नॉन टेक में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। करंट अफेयर हो या थ्योरी पार्ट हो, कुछ भी दोस्तों हम नहीं छोड़ेंगे, सभी चीज़ों को करा के छोड़ेंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कम से कम बता रहा हूँ 35 to 40 मार्क्स आप नॉन टेक में भी ले आएंगे। तो अगर आपने 70 to 80 मार्क्स टेक्निकल में गेन कर लिया है प्लस 35 इसमें, तो आपका 150 क्रॉस हो जाएगा। 150 टॉपर्स होते हैं, 150 टॉपर्स होते हैं। ठीक है, 150 अगर आपके प्री में आ चुके हैं, आ जाएंगे, तो मेंस आपके लिए हलवा लगेगा। क्योंकि मेंस में आपको कितने नंबर की लीड मिलेगी, कम से कम बता रहा हूँ 25 से 30 नंबर की, मतलब आपको 2 क्वेश्चन के समथिंग मिल जाएगा लीड। तो अच्छे से तैयारी करना है, गधों की तरह तैयारी नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे गधे पास नहीं होते हैं। आपने भी देखा होगा भीड़ बहुत जाती है, कुछ ही बच्चे सिलेक्टेड होते हैं, क्योंकि उनका जो तरीका है वो बिल्कुल यूनिक होता है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। ये आज की वीडियो पब्लिक होगी, इसके बाद जितनी भी वीडियो जाएंगी वे सभी प्राइवेट होंगी। तो अभी भी टाइम है, अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो इनरोल कर सकते हैं, सभी चीज़ें आपको प्रॉपर मिल जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।